नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और सेशन में। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, सीख रहे होंगे और अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में। पिछले सेशन में हमने बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन किया था। मैंने पूरा समराइज कर दिया था आपको बैलेंस शीट के बारे में, और उससे पहले भी हर टॉपिक के ऊपर हम लोग डीप में थोड़ा सा स्टडी कर लिए थे। जितना ज़रूरी है उतना तो हमने एटलीस्ट स्टडी कर ही लिया था, और जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी भी कंपनी को आराम से एनालाइज कर सकते थे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ये पे पॉज कर दीजिएगा, इसको बाद में देखना। पहले आप जो हमारा सेशन चल रहा था, सीरीज चल रही थी, वो जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस की, उसको ज़रूर देखना ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अदरवाइज सारा नॉलेज आपके ऊपर से चला जाएगा, और अगर ये नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप दूर हो जाइएगा, है ना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत कीमती है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे आज। ये नया टॉपिक है, इसके ऊपर हम डीप में भी वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, बट अभी हम जरा उसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जरूरी क्यों है। जब भी हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बातें करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट के बारे में हमने जब कहा था तो भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि बैलेंस शीट क्या देखना, ये करना वो करना। कहीं पर टीवी पर आपको डिटेल मिल जाती है, वो अपना ओपिनियन बताते हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि यही सही है। देखो, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका तो काम ही है वो। अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं तो आप देखोगे कैसे? अगर आप वो देखोगे तो फिर फंस जाओगे। बहुत से लोग फंसते हैं, पहले मैं भी फंस गया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा खिलाड़ी हूँ कि कहीं फंसा नहीं हूँ, फंसा हूँ मैं भी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें फंस कर ही सीखी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बिना फंसे हुए हमें सीखना चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंस से, बराबर है ना। मुझे एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है एक्सपीरियंस। 2-3 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट मैं फंस चुका हूँ। जिसको भी, जो भी बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी फील्ड में अगर कोई इंसान फेल हुआ है ना तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। बस हमें वो नॉलेज निकालना आना चाहिए। कई बुक्स भी लिखी गई है इन सारी चीज़ों के ऊपर, फेलियर्स के ऊपर, ताकि वो मिस्टेक्स बार बार ना कर सके। बट लोग क्या है कि उनको जब तक वो कॉस्ट पे नहीं करेंगे तब तक वो सीखना नहीं चाहते। उनको समझ में नहीं आता कि ये मिस्टेक सच में होती भी है या नहीं, क्योंकि तब तक तो सारी चीज़ें इग्नोर मार देते हैं लोग। बट ऐसा मत कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जरा ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन है, दूसरों का है। हर किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग है। अभी राकेश झुंझुनवाला ने येस बैंक में पोजीशन बनाई थी, मैंने बोला था ना आपको, उन्होंने पोजीशन बनाई तो मैं फंस गया था। क्यों? ये न्यूज़ लीक हो गई थी कि उन्होंने पोजीशन बनाई, तो मैंने भी पोजीशन बना दी। 69 से 37 तक डाउन हो गया येस बैंक। वैसे भी डाउन ही चल रहा था उस टाइम पे, येस बैंक में बहुत कुछ मैटर चल रहे थे। बट क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने पोजीशन बनाया था, इसलिए मैंने ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मैंने ना कोई चीज़ देखी, ना कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा, ना बैलेंस शीट देखा, ना फाइनेंशियल्स देखे उसके, ना ही एनुअल रिपोर्ट देखी, ना कुछ। क्योंकि तब हमको सिर्फ यही बताया गया था यूट्यूब पे। देखिए, हर चीज़ के 2-3 मतलब होते हैं। पहला मतलब कुछ और होता है, दूसरा मतलब कुछ और होता है। बात यह है कि हमें क्या समझ में आ रहा है उस चीज़ से, हम क्या सीख सकते हैं। रीड बिटवीन द लाइन के बीच में से पढ़ना सीखिए। अगर कोई इंसान आपको कोई सेंटेंस बोल रहा है तो एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम मिस कर देते हैं ये सारी चीज़ें, और ये हम पर कभी भी भारी पड़ सकती हैं, जैसे कि मुझ पर उस टाइम पे भारी पड़ी। मुझे सिर्फ ये बताया गया कि अगर किसी कंपनी में किसी बिजनेस में टेम्पररी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो घट जाएगा। अगर वो स्टॉक प्राइस घटेगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो स्टॉक प्राइस घट गया है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वापस कंपनी चलने लगेगी। अब वो टेम्पररी प्रॉब्लम क्या होता है ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था। मेरे को सिर्फ ये बताया था कि प्रॉब्लम होनी चाहिए कंपनी के अंदर, तब जाकर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है और फिर हमको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर। बस भाई, फंस गया मैं, क्योंकि उस टाइम पे राकेश झुंझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया था। उनकी रिस्क कैपेसिटी अलग है, हमारी अलग है। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, तो कोई 6 खाता है, कोई 10 भी खाता है। वो 10 खाने वाले से हम हमेशा अपना कंपैरिजन नहीं करते हैं। अगर हमारा पेट अगर 2 रोटी से भर रहा है तो हम सिर्फ 2 ही रोटी खाएंगे। हम कितनी रिस्क पचा सकते हैं ये मैटर करता है। अब उनकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होंगी, हमारी कम होंगी, इसलिए दूसरों की बातों में ज़्यादा ना फंसें। अपने पॉइंट पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना बैलेंस शीट ज़रूरी है ना, उतना ये भी ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको दिखाया जाता है कि कंपनी धंधा कितना कर रही है, कंपनी का मार्जिन कितना है, कंपनी की जो चीज़ें भी कंपनी बना रही है तो उसमें लागत कितनी आ रही है, और वो बेच कितना रही है, और उसका मार्जिन कितना है, ये बताया था मैंने आपको। और
कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपनी मतलब जितना भी प्रॉफिट या लॉस जो भी कर रही है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और उसका कंपनी का सेल्स यानी कंपनी ने कितना माल बेचा है, कंपनी का प्रॉफिट कितना कमाया है, कंपनी का मार्जिन, कंपनी ने कितना मतलब कितने में माल बनाया और कितने में बेचा, उसका जो परसेंटेज निकाला जाता है ना उसको कहेंगे मार्जिन। लाइक आपने अगर 30 की चीज़ 40 में बेची तो आपको 33% के आसपास का मार्जिन मिल गया, है ना। अगर आपने 50 की चीज़ 100 में बेची मतलब आपको 100% का मार्जिन मिल गया। आपने 50 में खरीदा था, उसको 50 में खरीदा था, फिर बनाया था कोई चीज़ तो उसको आपने 100 में बेच दिया तो आपका 100% मार्जिन हो गया, आपने 100% प्रॉफिट बनाया, राइट। वो जो 50 के अगर आपने 4 एयरफोन बेच दिया मतलब 200 रुपये आपका सेल्स हो गया, और उसको अगर आपने 100 में बेचा 4 एयरफोन को तो 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, कंपनी की सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की अदर इनकम और नेट प्रॉफिट। ये जरूरी है, ये चीजें होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, जिसको पढ़ना जरूरी है अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए कहाँ। अगेन मैं हमेशा कहता हूं हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए तो एटलीस्ट मेरे लाइफ में ना 3 ऐप बहुत जरूरी है। एक तो मनी कंट्रोल, सेकंड अपना जो डीमैट का होता है ना, जो भी आपका ब्रोकर होगा, काइड होगा या फिर अपस्टॉक होगा या फिर ग्रो होगा, जो भी होगा वो, और थर्ड मेरे लिए एक क्रोम का ऐप चाहिए क्योंकि मेरे को गूगल पे कुछ सर्च करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती ना, तो उसके लिए बस ये भी मिल जाए ना मुझे तो मैं कंपनी का एनालिसिस करके आपके सामने रख दूं बेहतरीन तरीके से। तो आपको भी यही करना है, आपको यही करना है, कॉपी मत करना मुझे, नो, किसी को कॉपी नहीं करना, बट आपको यही करना है। आपको मतलब आपका काम जितने कम, जैसे देखो अभी आईटी कंपनी से क्या होता है ना, कम एम्प्लॉय में भी उनका काम हो जाता है ना, उनको ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मतलब वो प्लांट नहीं लगाते, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया तो ऑफिस का भी खर्चा बच रहा है उनके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको मतलब उनकी लागत में कमी लेके आती है। ठीक हमें भी वैसे ही करना है, जितना कम रिसोर्सेस हम यूज़ करेंगे उतना बेहतर है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि आप देखो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा अवेलेबल है, ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा अवेलेबल है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो है ही है, बट जो ज़रूरी नहीं है वो भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत डगमगा जाते हैं। बट हमको उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जितनी हमारी मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जितने रिक्वायर्ड है, राइट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको दिखाया जाता है कि कंपनी कितना धंधा कर रही है, कंपनी का मुनाफा कितना है, शुद्ध मुनाफा, लाइक दैट, है ना, उसे हम कहेंगे हिंदी में शुद्ध मुनाफा कितना है कंपनी का, कंपनी कितना माल सेल कर रही है, प्रॉफिट कितना बना रही है, उसमें मार्जिन कितने हैं, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसकी अदर इनकम का क्या होता है, अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो वो एक्वायर करने के बाद उस कंपनी से जो इनकम आती है, मतलब उसकी बिजनेस के अलावा, कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके अलावा अगर कंपनी कहीं से इनकम बना रही है तो उसे हम कहेंगे अदर इनकम। तो वो अदर इनकम है ना, वो कम होनी चाहिए, ज्यादा ना हो तो बेहतर, क्योंकि जब कंपनी के बिजनेस जिस बिजनेस के लिए, जिस कोर बिजनेस जो कंपनी का है उसके लिए हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था ना, मैंने पहले भी तो कहा था आपसे पिछले वीडियो में शायद, कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसका परफॉर्म करना जरूरी है। हमने उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, ना कि क्योंकि वो कंपनी एक छोटी कंपनी एक्वायर कर ली है उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसके प्रॉफिट से हमें उतना लेना देना नहीं है लेना देना है, बट उतना भी नहीं है। वो जो मेजर प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आना चाहिए कंपनी का। जो अदर इनकम जो है वो कंपनी की कम होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो तो बेहतर, क्योंकि जब भी अदर इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला गेम जो है ना उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमको क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक करना है। हर एक कंपनी साल में 4 क्वार्टर में रिजल्ट देती है, 3-3 महीने बाद। जैसे देखो अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये कंपनी के 4 क्वार्टर होते हैं। वो 4 क्वार्टर में वो क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है कंपनी, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो आप लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो, क्योंकि आपको साल दर साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है मनी कंट्रोल के ऊपर, वो भी स्टैंडर्ड ऑन बेसिस के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ स्टैंडर्ड ऑन बेसिस के ऊपर देखना है हमको, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको वो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, देखो
जैसे भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका जो ईयरली बेसिस के ऊपर आप डाटा देखोगे अच्छा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ कंपनीज नेक्स्ट ईयर के मतलब ये 2 क्वार्टर जैसे मार्च टू मार्च है ना, अगर आप ईयरली एनालिसिस करोगे किसी कंपनी को साल दर साल के लेवल हिसाब से, तो आपको मार्च टू मार्च मिलेगा। अगर आप अप्रैल से अगर बिजनेस ने परफॉर्म करना शुरू किया और 2-3 क्वार्टर में अगर अच्छा परफॉर्मेंस मिला कंपनी की ओर से, तो कंपनी रिकवर भी दिखा सकती है। हो सकता है कुछ बिजनेस में टर्न अराउंड स्टोरी बन रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये सारी चीजें भी चेक करना जरूरी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पढ़ना जरूरी है। कुछ अनाउंसमेंट्स होती है कंपनी की, कुछ नए एक्विजिशंस हो सकते हैं, किसी कंपनी को एक्वायर कर रही हो, तो और कुछ हो सकता है कि जैसे डिविडेंड भी हो सकता है ना, कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और ये वैसे डिविडेंड उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप डिविडेंड के लिए किसी कंपनी में मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ये सबसे बुरी चीज है। क्योंकि पीएसयू कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है बट रिटर्न कुछ नहीं देती है। अगर आप डिविडेंड को भी पकड़ोगे ना, तो 2016 से भी अगर कंपनी को एनालाइज करोगे ना, तब भी आप कोल इंडिया में अभी भी लॉस में रहोगे। तो आप समझो, डिविडेंड के पीछे मत भागो। लोग आपको भगाएंगे, जरूर भगाएंगे, बट मत भागना, ठीक है। तो ये डिविडेंड देती है। और भी कई अनाउंसमेंट्स होती है, जैसे कि कैपेक्स कर सकती है कोई कंपनी, है ना, ये भी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। ये आपको बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के, वहां आप चेक करेंगे तो अच्छे से नजर आएगा आपको, है ना। ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेल्स, प्रॉफिट, अदर इनकम, मार्जिन, इन सबको स्टडी करेंगे एक एक स्पेशल वीडियो के अंदर। आराम से स्टडी करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, ये कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ दिखाया जाता है हमको हार्ड, बट होता कुछ नहीं। आप समझा करो, इतनी इजी लैंग्वेज है ना भाई, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप इसी इजी लैंग्वेज के अंदर कंपनी को एनालाइज करना सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को शेयर करिए, जरूर कीजिए, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम सिंपल लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कई यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सीखना है, कहीं से भी सीखना है, आप मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखो, ठीक है। तो चीजें ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीप में बात करेंगे जरा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ जो मुझे उतना खास तो नहीं आता, बट जितना आता है उतना आता है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। हम सब मिलके सीखेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का ध्यान रखिए, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूरी टॉपिक है, बैलेंस शीट पूरा का पूरा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप नए हो चैनल पे, तो फिर से एक बार कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, हमारी वो फंडामेंटल एनालिसिस की। उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, ऐसा नॉलेज है जो आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा ये सब सिंपल है, बट उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप वैल्यू के अंदर जाओ ना। सिंपल ठीक है, मतलब लैंग्वेज सिंपल ही होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप कोई सीए हो तो आपके लिए सेशंस है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। आप तो खिलाड़ी हो इस चीज़ के, तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बट अगर आप सीए या फिर किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप सीखना चाहते हो, तो जुड़े रहो हमारे साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, ओके, स्माइल के साथ।